दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंग्लिश सीखना आसान होता है और आसान के साथ साथ मजेदार भी होता है। और इस मजेदार की कड़ी में मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से आज हम सीखते हैं फ्यूचर टेंस, और वो भी एक ऐसे चार्ट के माध्यम से जिसमें आप हर चार्ट, हर पार्ट को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके कितने हिस्से हैं और इसमें किन किन चीजों को प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग फ्यूचर टेंस को समझने में आपको परेशानी हो रही है और फ्यूचर टेंस में आप परेशान हो रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और आपको मैं बिल्कुल आज फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है फ्यूचर टेंस? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, इसका भी आप पिछले टेंस में जो मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस बताया था, उसी में ये है फ्यूचर टेंस मास्टर क्लास है। जो 12 टेंस होते हैं उसका ये 4 प्रकार है, इसमें आज देखिएगा। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले हम लोग अगर डिफिनेशन करते हैं, इसकी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आप समझ जाइए कि ये काल के माने वही समय, ये काल या ये टेंस भविष्य में होने वाली क्रियाओं को दर्शाता है, अर्थात आगे होने वाली क्रियाओं को जो है ये बताता है। आगे होने वाले काम के बारे में बात करता है कि आगे क्या होने वाला है या आप क्या करने वाले हैं। इसकी मैं क्लासिकल डिफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, क्लासिकल डिफिनेशन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। अब इसमें जो सबसे पहला फॉर्म आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ये अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव उसको कहते हैं जिसमें आप किसी भी बात को स्वीकार करते हैं, बात को कबूल करते हैं कि हाँ ये चीज है। इसमें देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने आपसे यही बताया कि एक इस तरीके से आप इसको सीखेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, आप कभी इसको भूल ही नहीं सकते। तो इसका सिस्टम कैसे होता है? सबसे पहले आप जानिए कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अर्थात काम करने वाला। दूसरा इसमें लगता है विल और शैल, दो लगते हैं। आप सिंपल तरीके से जान लीजिए कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सभी के साथ लोग विल लगा देते हैं। हो सकता है मैं भी लिखते वक्त मेरे भी दिमाग में वो मॉडर्न इंग्लिश चढ़ी रही हो, तो मैं भी विल का ही प्रयोग किया हूं, आई के साथ भी विल प्रयोग कर दिया हूं और वी के साथ भी प्रयोग कर दिया हूं। हम लोग जब ओल्ड इंग्लिश पढ़ते थे, पुरानी वाली इंग्लिश पढ़े हैं, हम लोगों को अभी तक पहले वाली इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। आप ये मत समझिएगा कि ओल्ड माने मैं बहुत पुरानी इंग्लिश पढ़ा हूं, मतलब कुछ साल पहले, आज से 30 साल पहले जो हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है, तो उसमें यह बताया जाता था कि आई और वी के साथ जब विल लगा दिया जाता है, जब इसको पलट दिया जाता है, तो इसमें जो होता है स्ट्रेस हो जाता है, ये स्ट्रेस सेंटेंस हो जाता है। तो यही चीज इसमें चलती है। तो इसको समझिएगा जरा सा बात को। तो इसमें सबसे पहली चीज आ गई, सब्जेक्ट है, विल शैल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपने बार बार देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि आप जानिए कि एक सब्जेक्ट होता है इसमें, फिर उसके बाद विल शैल में से आवश्यकता अनुसार कोई भी लग सकता है, फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट लगता है। इस प्रकार से इसमें 1, 2, 3 और 4 चीजें मेन तरीके से प्रयोग होती हैं। अब तो इस तरह से इसको आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं शी विल गो टू स्कूल। अब देख लीजिए बड़ा आसान है, शी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है कि सब्जेक्ट ये होता है वो होता है, बस आप देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, कहां प्रयोग होता है। शी विल, अब ये शी के साथ ये विल है। मैंने कहा था आपसे कि ये आवश्यकता अनुसार जो होगा तो शी के साथ विल लगता है, तो यहां पे विल लग गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम देख लें यहां पे तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर उसके बाद टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है, वो स्कूल जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है। सीधे सीधे हो गया, क्लियर हो गया।
कि शी विल गो टू स्कूल, अर्थात वो स्कूल जाएगी। अभी वो स्कूल गई नहीं है, भविष्य में उसके स्कूल जाने का इरादा है। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है दे विल प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो इसमें दे जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद विल लगेगा, दे के साथ विल लगता है, ये यहां पे आ जाइए, इसको विल मैंने लगा दिया। प्ले जो ये वर्ब है, ये यहां से लेके चले आइए, प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है। फिर उसके बाद ये क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें जान लीजिए। इसमें जो आपने देखा था कि चार चीजें थी, चारों चीजों का इसमें प्रयोग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें अगली चीज जो इसमें आती है, दूसरा सेंटेंस जो आता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। अगर हम इसकी बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सवाल किया जाता है, और सवाल ऐसा होता है, प्रश्न ऐसा होता है कि आप उसको, एक सेकेंड, प्रश्न ऐसा होता है कि जिसको आप यस और नो में आंसर कर दें। प्रश्न क्या होता है? यस और नो में इसको आप आंसर कर देंगे, तो यही चीज होती है। तो इसमें कहता है विल शी गो टू स्कूल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसी को हम पहले घसीट लेते हैं। इसके पहले वाले में भी मैंने बताया, इसके बारे में बहुत थोड़ा सा डिटेल में बताया है, लेकिन यहां पे भी जान लीजिए, क्योंकि आप दूसरा टेंस पढ़ते हैं कि किसी भी टेंस में जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इस तरीके से 12 हुए। तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग हुआ रहता है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी में जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें हेल्पिंग जो वर्ब ये है विल और शैल, इसमें दो ही जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे हम सवाल पूछते हैं, गया, 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 बात वही है, उसको भी वैसे ही बोलते हैं, वर्ड है, कोई भी ना उसमें चेंजिंग नहीं है। अगर आप उसको ग्राफिक अर्थात रिटन फॉर्म में लाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है, केवल आपके टोन से उसका अर्थ बदल जाता है। तो वही समझ लीजिए, इंग्लिश में टोन बदलने का थोड़ा तरीका अलग है कि हम बात उतनी ही है। जैसे इसमें, सॉरी लासा देखिए, इसमें भी विल है, इसमें भी विल है, इसमें भी शी है, इसमें भी शी है, इसमें भी गो है, इसमें भी गो है, इसमें भी टू स्कूल है, इसमें भी गो टू स्कूल है। जितनी चीजें इसमें है उतनी ही चीजें इसमें है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें शी पहले था और इसमें शी इस विल और शैल के बाद आ गया है। बस इतना सा फर्क है और ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो विल शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगी। और इसी को अगर हम फिर दोबारा देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस आता है। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट आता है, विल और शैल आता है, फिर उसके बाद इसमें हम एक और चीज नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी होती है। तो क्या हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहता है। तो शी विल नॉट गो टू स्कूल, शी जो है ये सब्जेक्ट है, और ये विल जो है ये हो गया, ये नॉट यहां पे आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट आ गया। आसान है। अब अगर आप इस तरीके से टेंस को नहीं समझ सकते हैं तो इनफैक्ट आप टेंस नहीं समझ सकते हैं, कोई माई का लाल आपको समझा नहीं पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा फॉर्म है, क्या है, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें दे जो है सब्जेक्ट है, विल है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है।
आपका एक दूसरा जो टाइप का सेंटेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो दूसरा है वो है ये है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए विल शैल पहले आता है। देखिए जहां पे भी इंट्रोगेट आता है तो वहां पे विल शैल पहले आ जाएगा। इंट्रोगेट के माने सवाल, जब भी आप सवाल करेंगे तो उसमें इंट्रोगेट पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। और फिर उसके बाद उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 चीजों को देखा। अब इसमें देखिए विल शैल है, विल यहाँ पे प्रयोग हुआ है आवश्यकता अनुसार विल, और फिर उसके बाद शी जो है सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा मैंने घुमा दिया इसको। फिर उसके बाद गो जो है ये वर्ब है, ये यहाँ पे देख लीजिए, और फिर उसके बाद टू स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आ गया। अगर इसको थोड़ा सा मैं बहुत क्लियर कर दूं एक बार, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है विल का प्रयोग हुआ है और विल का प्रयोग यहां पे हुआ है, ये देख लीजिए विल। और फिर उसके बाद सी जो है ये यहां पे आ गया है, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद नॉट है, इसी नॉट को यहां पे थोड़ा सा लेके आते हैं, यहां पे आ गया। फिर उसके बाद गो जो है सीधे सीधे यहां पे आ गया, और फिर उसके बाद टू स्कूल, ये जो टू स्कूल है ये यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें यहां पे आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट उसी तरीके से वो अगला सेंटेंस है, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उसमें भी विल पहले आ गया है, दे है, नॉट है, प्ले क्रिकेट है। अगर अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चारों फॉर्म थे। अब आ जाइए हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यही चीज आपको हर बार समझनी है कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसके जो है कंटिन्यू के माने होता है जारी होना, जो आगे आने वाले समय में काम जारी रहने की संभावना है हो, तो उसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यह काल भविष्य में किसी विशेष समय पर चल रही क्रिया को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, यह काल अर्थात ये टेंस, ये काल अर्थात ये टेंस भविष्य में किसी विशेष समय पर चल रही क्रिया को दर्शाता है अर्थात दिखाता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसकी अफर्मेटिव जो है, जो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट विल शैल, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल शैल होगा। इसके साथ बी का भी प्रयोग होता है, विल और शैल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जहां पे भी कंटिन्यूअस की बात आएगी वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही होगी। देखिए यहां पे मैंने टाइम नहीं दिया, यहां पे जो दिया हुआ है कि किसी विशेष समय पर, तो यहां पे समय अंडरस्टूड है कि कब, यानी कि आने वाले समय में वो किताब पढ़ रही होगी, उसका किताब पढ़ने का काम जारी होगा, ये सिस्टम होता है। अब दूसरा सेंटेंस है दे विल बी प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो दे जो है ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल जो है, विल शैल यहां पे देखिए आया हुआ है, फिर उसके बाद बी यहां पर आया हुआ है, आप देख लीजिए बी यहां पे आया हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग यहां पे आया हुआ है, फिर उसके बाद ये क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यानी कि इसमें 5 चीजें हैं, पांचों चीजों का आप स्थान जान लीजिए। 5 इसमें वर्ड्स आते हैं और उनका अपना स्थान कहां कहां है। इसी तरीके से अगर हम फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वही चीज है, विल शैल इंट्रोगेट में हेल्पिंग वर्ब पहले घसीटा जाता है, घसीट के लाया जाता है। विल पहले आ गया है, देख लीजिए यहां विल है, विल है तो इसमें भी विल है। फिर उसके बाद शी है तो सब्जेक्ट यहां पे सी है, बी है यहां पे तो बी यहां पे लगा हुआ है, रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फिर उसके बाद बुक ऑब्जेक्ट है।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं उसका दूसरा ये, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे लोग, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। उसमें भी वही है, विल पहले आ गया है, फिर सब्जेक्ट आ गया है, फिर बी है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम निगेटिव की, फ्यूचर के निगेटिव से, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव की बात करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट होगा, निगेटिव में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, अरे हेल्पिंग वर्ब होगा, विल शैल जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें हम एक वर्ड जो निगेटिव, निगेट करने वाला वर्ड जो जोड़ते हैं, तो इसमें नॉट जोड़ते हैं। फिर उसके बाद बी जो है ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं, वर्ब की आईएनजी के बारे में आप पहले से जानते हैं, और ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस कैसे बना, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही होगी, वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। अगला सेंटेंस है, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मैं बताया कि समय अंडरस्टूड है, यानी कि वो एक समय निश्चित है, वहां आप जाएंगे तो वो लोग क्रिकेट या तो खेल रहे होंगे या क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। चलिए इसी का जो है इंट्रोनिगेटिव जान लेते हैं, अर्थात जिसमें बात को इनकार भी किया जाता है और प्रश्न भी रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या तुमने नहीं खाया है, क्या तुमने नहीं पिया है, क्या तुमने नहीं गाली दी है, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोला जाता है इसमें। तो या अब ये फ्यूचर टेंस है तो इसको इस तरीके से बोला जाएगा, क्या वो नहीं जा रहा होगा, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वो नहीं खेल रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। चलिए इसमें आगे बात करते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस क्या है। विल शैल, जैसा कि इंट्रोगेट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले विल या शैल होगा आवश्यकता अनुसार, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की, अरे सॉरी बी होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के कितनी चीजें आई हैं, कितने प्रकार के वर्ड्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आए हैं। तो देख लीजिए इसमें सबसे पहला वाला विल है, फिर सब्जेक्ट है शी है, फिर नॉट है, फिर बी है, फिर रीडिंग है, और फिर अ बुक है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप नंबरिंग करके भी समझना चाहें तो ये नंबर 1 वाला हो गया, ये नंबर 2 वाला हो गया, ये नंबर 3 वाला हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप देख लीजिए। अब ये इसको कहा क्या जाएगा, विल शी नॉट बी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दोस्तों ये था एक तरीका बात करने का, जब हम फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूटी में जब बात करते हैं और उसमें इस तरीके का सवाल करते हैं, इस तरीके से बात करना हो कि क्या वो नहीं खेल रहा होगा, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वो नहीं सो रहा होगा, क्या वो नहीं जा रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हमें इस फॉर्म का प्रयोग करना होता है। चलिए इसका जो है अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है पूरे 12 टेंस का, ये 11वां टेंस है। ये नंबर आप यहां देख रहे हैं, आपको नंबर दिखाई दे रहा है। यह काल अर्थात ये टेंस भविष्य में किसी समय तक पूर्ण हो चुकी क्रिया को दर्शाता है। बात समझ लीजिए कि भविष्य में किसी समय पर किसी काम के पूर्ण हो जाने के बारे में बताता है कि वो उस समय ये काम हो चुका होगा। ऐसे इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो बनावट होती है, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक सेंटेंस जो होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है, विल शैल आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उस सभी में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है।
और जब कंटिन्यूअस रहेगा तो कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का रहेगा। अब देखिए शी विल हैव फिनिश्ड होमवर्क, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। शी सब्जेक्ट है और विल जो है, विल है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैव है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है विल हैव फिनिश्ड, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड होमवर्क, वो अपना काम समाप्त कर चुका होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कई आते हैं तो जो भी आपको उठापटक करनी होगी वो पहले ही वर्ब के साथ करनी होगी, दूसरे वर्ब को आपको उसी तरह छोड़ देना होगा। तो वो इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी हो, तो वो अपने पहले वाले फॉर्म में रहेंगे। तो अब देखिए क्या है यहां पे, शी विल हैव फिनिश्ड होमवर्क, वो अपना काम, तो ये विल हैव, ये वर्ब का, ये जो परफेक्ट टेंस है, इसमें परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये कंफर्म है, ये विल है। और इसी विल को हम लोग आगे इधर उधर करेंगे, अभी आगे आता है तो मैं बताता हूं। तो इसको यहां पे इतना जानिए कि शी विल हैव फिनिश्ड होमवर्क, वो काम समाप्त कर चुकी होगी। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब सवाल यहां पे, मैंने अभी जो बात थोड़ा सा मैं पहले करने लगा था इंट्रोगेटिव में, मैं बात पहले बता चुका हूं कि पहला ही हेल्पिंग वर्ब इधर उधर होता है। अब जैसे देखिए, सॉरी यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन में आप लोग देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा ये चार्ट थोड़ा लंबा हो गया है, हाँ देखिए दोनों आ गए हैं, दोनों फुल आ गए हैं, इंट्रोगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। देखिए इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां है, और ये विल शैल है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, विल शैल पहले आया है, फिर सब्जेक्ट आया है और हैव आया। देखिए हैव यहां पे भी है और हैव यहां पे भी है, तो ये अपनी जगह पर है, केवल यहां से पहले जो विल आया था यही यहां पे पहले आ गया है। जान लीजिए, जब इंट्रोगेटिव करना हो तो इसको आप नहीं बदलेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो पहला वर्ब होगा, पहला हेल्पिंग वर्ब होगा, वही चेंज होगा, तो वही अपना स्थान बदलेगा, उसी को आप घसीट फसीट सकते हैं, दूसरे वाले को आपको घसीटने की ताकत नहीं है, और अगर घसीटेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो विल शैल और ये सब्जेक्ट है, फिर हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। विल शी हैव फिनिश्ड होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क समाप्त कर चुकेगी, क्या वो अपना होमवर्क समाप्त कर चुकेगी। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। ये देखिए, ये आपका फॉर्म बन गया। इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आइए इसी पर तरीके से हम निगेटिव के बारे में भी जान ले। निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और विल शैल होता है, फिर उसके बाद नॉट होता है, और हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो सब्जेक्ट के बाद जो नॉट रहता है तो पहले ही वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ये लगता है, यानी कि आपका जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के बाद नॉट का प्रयोग होगा। यानी कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आए हैं, हैव भी आया है, हैव भी आया है और विल या शैल आएगा। तो ये पहले जो प्रयोग होगा विल शैल, उसी के बाद नॉट लगेगा, यानी कि सभी के बाद नॉट नहीं लगेगा। अगर दो आ गए, तीन आ गए, अभी आएगा कि उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, तो ये पहले ही के साथ गेम खेला जाएगा। पहले ही के साथ गेम खेल लो, पता नहीं आगे कौन आएगा, कितना स्ट्रांग होगा, हो सकता है वो आपको उठा के पटकने वाला हो, तब क्या करोगे, है ना। तो शी विल नॉट हैव फिनिश्ड होमवर्क, उसने अपना काम समाप्त नहीं किया है, होमवर्क उसने नहीं किया है। अगला है दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, अर्थात वो लोग अभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। आगे आइए, इसमें हम इंट्रोनिगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इसमें फिर वही बात आएगी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर रहेंगी, केवल एक यही पहला हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान बदलेगा। जैसे देखिए इसमें सब्जेक्ट था
और सब्जेक्ट के बाद विल शैल था, तो उस सब्जेक्ट से पहले हमने विल शैल को ले लिया है, अर्थात आवश्यकता अनुसार हम विल या शैल को प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद बाकी स्थान अपनी जगह पर रहेगा। ये लोग कहीं इधर उधर हिलने डुलने वाले नहीं है। विल शी नॉट हैव फिनिश्ड होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया की होगी, क्या वो अपना होमवर्क समाप्त नहीं की होगी, अर्थात क्या वो अपना होमवर्क नहीं कर चुकी होगी। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट है विल दे नॉट हैव प्लेड, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो ये यहां तक हो गया। अब आइए हम लोग 12 टेंस के ये आखिरी फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी हल्की सी डिफिनेशन मैं यहां पे दिया हूं, फिर इसके बाद एक डिटेल्स आएगा। ये काल उस क्रिया को दर्शाता है, अर्थात ये टेंस उस क्रिया को दर्शाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय तक लगातार चल रही होगी। यानी कि भविष्य में किसी कोई एक टाइम होगा, वहां तक इसको लगातार चलने के बारे में बात हो रही होगी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जान लीजिए, ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल होगा, हैव बीन होगा। अब देखिए, मैं अभी बात किया था कि 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे या और ये यहां पर विराजमान हो गए। विल भी है, हैव भी है, बीन भी है। विल भी है और हैव भी है और बीन भी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में जुड़ेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और सिंस और फॉर में से कोई एक होगा, फिर उसके बाद समय का प्रयोग होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कितना आसान है। सब लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको देखेंगे तो किस तरीके से यह आता है, देख लीजिए एक बार और मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, हैव बीन होगा। ध्यान दीजिएगा, हैव बीन होगा, किसी के साथ हैज बीन नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी चेंजिंग होती है पहले वाले के साथ होती है। अगर आई शैल है तो आई शैल होगा, है ना। ही विल है तो ही विल रहेगा, तो वो उसके साथ हो गया, दूसरे वाला अपने तरीके से पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद सिंस और फॉर में से कोई एक जो है, यहां पे आर का निशान लगा हुआ है, इसमें से ऑब्लिक का निशान लगा हुआ है, इसमें से कोई एक होगा, फिर उसके बाद टाइम का प्रयोग होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए। इतनी आसानी से कोई आपको समझाएगा नहीं, इतनी आसानी से कोई आपको बताएगा नहीं। आगे देखिए, शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए, शी सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल आ गया है और हैव बीन आ गया है एक, फिर उसके बाद रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है और फिर उसके बाद फॉर लग गया है और ये टाइम है 2 आवर। 2 आवर। शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, यानी कि उसका काम 2 घंटे से चल रहा होगा, है ना। तो बहुत बार होता है, जैसे ये इसको समझने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। मैं बड़े आसान तरीके से इसको बता दूं। जैसे यार, जा रहे हो तो वहां तो जा रहे हो, कब पहुंचोगे, तो कह रहे हैं कि मैं पहुंचूंगा 12 बजे तक। यार, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, वो सुबह 10 बजे से पढ़ना शुरू करती है तो 2 घंटा पढ़ चुकी रहेगी। यही है कि हाँ ठीक है, चले जाओ, 2 घंटा पढ़ चुकी रहेगी। फिर उसके बाद उसका 1 घंटे के बाद जो है इंटरवल होगा या जो है थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम मिलेगा, तो चलो ठीक है, 1 घंटा पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या कहा आपने, 2 घंटा उसका काम हो चुका रहेगा, यानी कि अभी उसका काम बाकी था, अभी उसका काम और बाकी है। यानी कि वो पढ़ती है 1 बजे तक, वो पढ़ती है 1 बजे तक और अब भी वो पढ़ती रहे। लेकिन उस दिन क्या होगा कि जब आप जाओगे तो वो 2 घंटे तक पढ़ चुकी रहेगी, अर्थात 2 घंटे तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी रहेगी और बाकी काम बाकी रहेगा। लेकिन उसको वो छोड़ देगी
जब तुम पहुंचोगे तो 2 घंटे तक पढ़ चुकी रहेगी, यानी कि अभी भी उसका काम जारी रहेगा जब आप पहुंचोगे। अब वो अलग बात है कि वो आपको दरवाजे से कह देती है कि जाओ चलो भागो, मैं अभी पढ़ रही हूँ, है ना। लड़कियां कभी कभी होती हैं, उनको जो काम करना होता है ना, तो वो अपने काम में ही रहती हैं, वो आपको लिफ्ट नहीं देंगी। और जब उनका काम रहेगा तो वो आपको बस आओ चाय पियो, ये है वो है, इस तरीके की चीज होगी। तो वो आपको वहीं से सी ऑफ कर देगी, हाय हेलो, या दरवाजा नहीं खोलेगी, ये बात है, लेकिन वो 2 घंटे तक काम कर चुकी होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से खेल रहे होंगे। यहां पे बात आ गई सिंस की, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। यह ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पार्ट ऑफ टाइम, 2 घंटा 1 2 ये पार्ट ऑफ टाइम हो गया, सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सुबह। आ जाइए इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होता है। इंट्रोगेट माने सवाल किया जाता है, बात वही है, सेंटेंस वही है, बस उसमें मैंने आपसे बताया है कि पहला हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान बदल लेता है, अर्थात सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। विल शैल पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हैव बीन वैसे ही रहेगा, वर्ब क्या है फॉर्म वैसे ही रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगी, सिंस और फॉर में से एक प्रयोग करेंगे और प्लस टाइम होगा, ठीक ना। ये देखिए, ये इस लाइन को अपन मानेगा, वो जो जब पेज चेंज हो गया है, यहां पे पेज चेंज हुआ है तो ये यहां पे प्लेस आ गया है। अब क्या है इसका देख लीजिए, विल शी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, तो आप कहेंगे कि हाँ वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी। फिर उसके बाद विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, उसमें वो जो बुक था, और यहां पे आप क्रिकेट लगा दीजिएगा। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इसी तरीके से निगेट वाला आता है, निगेट को देख लीजिए, आराम से जैसा देख लीजिए, निगेट वाले को भी सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, नॉट अपनी जगह पर आया है। मैंने कहा है कि वर्ब की जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से पहले इसका प्रयोग होता है, तो ये नॉट का प्रयोग हो गया है, निगेट करने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। और हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। तो शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहां पे भी लगा दीजिए शी विल नॉट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने इसमें प्रयोग नहीं किया है। असल ऐसा हुआ कि जब एक चार्ट बनता है तो सारे चार्ट इकट्ठे बन जाते हैं, तो अब एक वर्ड आया, उस पर ध्यान नहीं गया कि हाँ ऑब्जेक्ट नहीं लग पाया है। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि जिस दिन स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक दिन स्क्रिप्ट लिख गई तो माइंड में ये फीड हो गया कि हाँ ये स्क्रिप्ट कंप्लीट है, और उसकी लिस्ट में लिख देते हैं कि ये स्क्रिप्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा लीजिए कि शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही होगी। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, वहां पे लगा लीजिएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। चलिए आगे आइए, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अर्थात इसमें वही होता है जो मैंने अभी बताया था कि इसमें प्रश्न होता है और निगेट होता है। अर्थात जैसे आपसे पूछा जाता है क्या तुम नहीं जा रहे होगे, क्या तुम नहीं खा रहे होगे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। इसमें विल और शैल पहले आ जाता है, विल शैल का प्रयोग पहले कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट आ जाता है, हैव बीन होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर में से कोई होगा, टाइम होगा। यहां पे भी वही है, विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग बुक और नॉवेल फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से नॉवेल नहीं पढ़ रही होगी, क्या वो 2 घंटे से नॉवेल नहीं पढ़ रही होगी। फिर उसके बाद है विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यहीं पे क्रिकेट आ जाएगा। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो दोस्तों ये 12 चार्ट थे, फ्यूचर तक के सारे चार्ट को मैंने
एक एक करके पढ़ा दिया। आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रेजेंट को पढ़ाया था, फिर पास्ट को पढ़ाया था और आज फ्यूचर को पढ़ाया। तो ये प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं, और इन 4 के 4 होते हैं 48। मैंने आपको 48 फॉर्म पढ़ा दिया है। आप इस 48 फॉर्म, आप इसके अलावा कोई फॉर्म होता ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है टेंस में। तो ये आपके 48 फॉर्म कंप्लीट हो गए। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा। 3 बार में श्योर आप पूरी तरह समझ जाएंगे। वैसे तो आप पहली ही बार में समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपको परेशानी होती है, देखिए अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान भटक रहा है, कभी इसकी तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी यहां, कभी वहां, तो आप जान लीजिए आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ सकता है, अन्यथा एक ही बार में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये फ्यूचर टेंस था और आपने इसको देख लिया, इसमें सारी चीजों को मैंने बता दिया है। तो आपने इसको सीख भी लिया होगा, सीख लिया है। और अगर नहीं सीखे हैं, अगर आपका ध्यान भटक गया है, तो इसको एक बार 2 बार और देख लीजिए। तो मैंने चारों पर ये सारे सेंटेंसेस को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फ्यूचर टेंस आसान लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार के वीडियोस में मिलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू।